हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम लोग सीखे थे वो ये था कि अगर कंसेंट्रिक शेल्स हों तो हर शेल पे पोटेंशियल कितना होगा ये कैसे पता करेंगे ना? अब आज जो हम लोग यहाँ से अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग कि जब कभी दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो होता क्या है वहां पे, ये सीखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो कंडक्टर्स हैं और इनिशियली ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेशन पे हैं, लार्ज डिस्टेंस दूर पे है और इन पे कुछ चार्जेस हैं। मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। अब अपने चार्ज की वजह से इनका कुछ पोटेंशियल होगा, तो इस वाले का पोटेंशियल कुछ V1 मान लेते हैं और इसका पोटेंशियल कुछ V2 मान लेते हैं। लार्ज डिस्टेंस पे लिए हैं अगर तो Q1 वाला चार्ज अब V वाले स्फीयर के पास कोई पोटेंशियल नहीं बना पाएंगे। जो A वाला स्फीयर है उसका चार्ज V वाले की जगह पे कोई पोटेंशियल नहीं बनाएगा क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे बहुत दूर रखा है। तो A का पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से है जो कि V1 है और V का जो पोटेंशियल है वो भी केवल अपने चार्ज की वजह से है जो कि V2 है। अब हमने क्या किया कि एक कंडक्टिंग वायर लिया और उस कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट किया। दोनों स्फीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि पहले शुरू में तो यहाँ पर A वाले का पोटेंशियल अलग था, V1 था, B वाले का पोटेंशियल V2 था। इसका मतलब ये जो वायर है इसके दोनों एंड्स पर यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग है। हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। अब ये भी तो कंडक्टिंग वायर है और इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम नहीं है। लेफ्ट वाले एंड पे पोटेंशियल V1 है, राइट वाले एंड पे पोटेंशियल V2 है। इसका मतलब कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है नहीं यहाँ पर। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो हम लोग सीखे थे कि कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागना शुरू करते हैं और फाइनली तब तक भागेंगे जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना ला दे, है ना। शुरू में बात हुई थी ऐसी। तो हुआ क्या कि इस वायर के अंदर चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे ताकि फाइनली क्या हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाए और इस पूरे वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो फाइनली जब चार्ज का फ्लो होना बंद होगा, मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आएगी, तो लेफ्ट वाला जो A वाला स्फीयर था उसका जितना पोटेंशियल हो चुका होगा, B वाले का पोटेंशियल भी उतना हो चुका होगा। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो कैसे, फाइनली मान लेते हैं कि A पर कुछ इतना चार्ज फाइनली आ गया। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद Q चार्ज आ गया, स्मॉल Q। B वाले पे भी कुछ हो गया होगा। अच्छा, B वाले का हमको पता है, अगर हम A वाले पे कह दिए कि स्मॉल Q हो गया फाइनली, तो B वाले का कितना होगा हमको पता है। क्यों? A और B ने चार्ज का लेन देन आपस में किया, इनका टोटल चार्ज तो पहले जितना था बाद में उतना ही होना चाहिए। तो B का फाइनल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q। इतना चार्ज B पर होगा, है ना। और फाइनली A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल बराबर हो चुका होगा। तो एक बार हम पोटेंशियल लिख के बराबर करें अगर, तो फाइनली Q कितना है वो हम लोग पता भी कर सकते हैं, है ना। फाइनल A पर चार्ज कितना हो गया, B पर चार्ज कितना हो गया, ये पता भी किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि फाइनल पोटेंशियल को बराबर करके देख लीजिए। चलिए देखते हैं फाइनल A का पोटेंशियल कितना हो गया, K Q बाई A का रेडियस कुछ R1 मान लेते हैं, शुड बी इक्वल टू फाइनल B का पोटेंशियल कितना हुआ, K उस पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 माइनस Q। अब हम उसका रेडियस कुछ R2 मान लेते हैं, जो भी दिया है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये हटा लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कुछ स्मॉल Q का वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। Q इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई R2, ऐसा कुछ हो जाएगा। और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 वाला जो टर्म है दूसरे साइड लेके जाएंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग ये सीख रहे थे
कि जब किसी कंडक्टर से दो कंडक्टिंग बॉडीज को कनेक्ट किया जाता है तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फाइनल ऐसे चार्जेस दोनों बॉडीज पे आ जाएंगे Q1 और A और B पर ऐसे चार्जेस आ जाएंगे फाइनली ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, है ना। ये पहला पॉइंट इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं। चलिए आपके नोट्स में देखते हैं एक बार। नोट्स में यहाँ पर एक ये जो नोट लिखा हुआ है पहला कि when two conductors are connected using a conducting wire, charges on them redistribute so that their potential becomes equal. दोनों का पोटेंशियल बराबर होने के लिए चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेसेस ऑफ शेल्स इफ, पहला पार्ट है इसका कि शेल A एंड B आर कनेक्टेड, दूसरा पार्ट है B एंड C आर कनेक्टेड, तीसरा है A एंड C आर कनेक्टेड। ये डायग्राम है क्वेश्चन का। ABC तीन कंसेंट्रिक शेल्स हैं और तीनों पे चार्जेस दिए हुए हैं। इनिशियली इतना चार्ज था 2Q, Q और 2Q इनिशियली चार्जेस थे और इनको कनेक्ट करें A और B को कनेक्ट कर देने के बाद नया चार्ज किस पे कितना हो जाएगा ये पता करके हम लोग पता कर सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल किस सरफेस पे कितना होगा। चलिए करके देखते हैं एक बार। ये कंसेंट्रिक शेल्स है, यहाँ पर इस पर चार्ज 2Q दिया गया था, इस पर चार्ज Q दिया गया था, इस पर चार्ज 2Q दिया गया था इनिशियली और इनका रेडियस R, 2R और 4R दिया हुआ है क्वेश्चन और हमको A और B को कनेक्ट कर देना है, एक वायर से कनेक्ट कर दिए। आप लोग अभी सीखिए कि ऐसा करने पर A और B का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए और सेम होने के लिए इनके चार्जेस आपस में भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चलिए फाइनली चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद A पर मान लेते हैं कि इतना चार्ज आया स्मॉल q और A और B का मिला के इनिशियली जितना चार्ज था बाद में भी इतना ही होना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ आपस में चार्ज का लेन किया है, बाहर से तो कोई चार्ज लिया नहीं, इसलिए इनका मिला के चार्ज पहले जितना ही होना चाहिए। तो पहले A और B का मिला के कितना था, A पर था 2Q चार्ज और B पर था Q चार्ज, मतलब 3Q चार्ज था इनके ऊपर मिला के। अब अगर इसमें से स्मॉल q है A के ऊपर तो B के ऊपर हो गया कितना 3Q माइनस स्मॉल q, B के ऊपर इतना चार्ज होना चाहिए। अच्छा जो सबसे बाहर वाला शेल है जिसपे 2Q चार्ज था उसने किसी के साथ भी चार्ज का लेन देन नहीं किया तो बाद में भी उसके ऊपर उतना ही चार्ज होना चाहिए। ये फाइनली हमने माने चार्जेस A पर इतना हो गया, B पर इतना और बाहर वाले पर तो पहले जितना ही है। फाइनली चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हुआ होगा कि A और B का पोटेंशियल सेम हो जाए। अब हम लोग A का पोटेंशियल लिखेंगे सारे चार्जेस की वजह से, B का पोटेंशियल लिखेंगे सारे चार्जेस की वजह से और फाइनली उन दोनों का पोटेंशियल को सेम किया जाएगा। इक्वेट करके Q का वैल्यू सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले A का पोटेंशियल लिखेंगे हम लोग सारे चार्जेस की वजह से। चलिए देखते हैं, हमको लिखना है A का पोटेंशियल इज इक्वल टू B का पोटेंशियल। पहले A का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं सारे चार्जेस की वजह से। अपने खुद के चार्ज की वजह से A का पोटेंशियल हो गया KQ बाई R, A का रेडियस है, प्लस B के चार्ज की वजह से A का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। अब B के लिए A तो अंदर का पॉइंट है और अंदर के पॉइंट पे कोई भी शेल पोटेंशियल बनाता है अपने सरफेस जितना, मतलब कितना K इंटू B का चार्ज Q माइनस Q अपॉन 2R। B की वजह से A वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, फिर C की वजह से लिखने जा रहा है प्लस C की वजह से A वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल K 2Q, उसका चार्ज है 2Q अपॉन 4R, है ना। ये तो हो गया VA शुड बी इक्वल टू VB। अब B का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं सारे चार्जेस की वजह से। अब A का चार्ज जो है वो B के अंदर है, A के लिए B बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट पे Q/X वाला फॉर्मूला है ना। चलिए लिखते हैं B का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं।
सबसे पहले ए की वजह से लिख रहा है के ए का चार्ज अपॉन 2r, तो 2r यहाँ पर लिख रहा है क्यों, बी वाला जो स्क्वायर है उसका रेडियस है 2r, बी के लोकेशन का ए के सेंटर से दूरी है 2r ना, बाहर के पॉइंट है ना ए के लिए, q by x वाला फॉर्मूला है q by 2r। चलिए प्लस बी के खुद के चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल k इंटू बी का चार्ज कितना है, माने है 3q माइनस q अपॉन उसका खुद का रेडियस, और प्लस c की वजह से c का चार्ज है 2q प्लस k 2q by 4r, क्योंकि c के लिए b अंदर का पॉइंट है तो सरफेस जितना 3q by 4r रेडियस उसका। चलिए अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें कॉमन है पहले उनको हटा लिया जाए। तो ये वाला टर्म दोनों तरफ है, कैंसिल कर लेते हैं, ये वाला टर्म भी दोनों तरफ है, इसको कैंसिल कर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बचा k q by r और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचा k q by 2r, है ना। इसका मतलब q जो है वो स्मॉल q जो है वो 0 होना चाहिए, तो इसको 2-3 स्टेप और लिख के 0 करते हैं। पहले k by r दोनों तरफ से हटा लिए, ये मिला q इज इक्वल टू q by 2, है ना। फिर इसका मतलब हुआ q माइनस q by 2 इज 0, इसका मतलब हुआ q by 2 इज 0 और इसका मतलब हुआ q इज इक्वल टू 0। चलिए फाइनली q इज इक्वल टू 0 लाए हम, इसका क्या मतलब, हमने माना था कि चार्ज डी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद a पर q चार्ज है और q लाए हम लोग 0, दैट मींस कि फाइनल चार्ज बना रहे हम a पर 0, b पर माने थे 3q माइनस q, मतलब b पर चार्ज फाइनल कितना 3q, और c पर तो 2q भी था वो तो उतना ही रहेगा। ये फाइनल आंसर्स हो गए, है ना। अच्छा नहीं, हमसे तो पूछा गया पोटेंशियल बताइए, अभी तो हम केवल चार्ज निकाले हैं, पोटेंशियल लिख दिया, चार्जेस पता है तो पोटेंशियल लिखे जा सकते। चलिए फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं हम, ए का पोटेंशियल कितना, बी का और सी का, तीनों का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। फाइनली ए बी और सी तीनों का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, अपने खुद के चार्ज की वजह से ए का खुद का चार्ज है 0, खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हुआ 0, प्लस बी के चार्ज की वजह से अंदर का पॉइंट k 3q by 2r, प्लस सी के चार्ज की वजह से k 2q by 4r, ये ए का पोटेंशियल हो गया कितना है 3q by r और 3 by 2 plus 1 by 2, this is equal to 2 times kq by r, ये ए का पोटेंशियल हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से बी का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, तो ए की वजह से तो 0, ए का चार्ज ही 0 है, केवल बी की वजह से और सी की वजह से लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 0 प्लस अपनी चार्ज की वजह से k 3q by 2r और प्लस k बाहर वाले चार्ज की वजह से 2q by 4r, तो दिस इज इक्वल टू k q by r 3 by 2 plus 1 by 2, तो पिछले वाले कितना आ गया इज इक्वल टू 2 times kq by r, पिछले वाले जितना q में आ गया, हमें तो चाहिए ए और बी को कनेक्ट किए हैं तो उनका पोटेंशियल बराबर होने के लिए तो सॉल्व किए हैं, इसलिए दोनों का पोटेंशियल देखो आ रहा है बराबर ये और ये। अब बचा सी का पोटेंशियल लिखना है सारे चार्जेस की वजह से, तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू ए की वजह से 0, उसका चार्ज भी 0 प्लस बी के लिए सी बाहर का पॉइंट है, तो कैसे लिखेंगे k 3q by बाहर का पॉइंट 4r प्लस अपनी चार्ज की वजह से k 2q by 4r, तो दिस इज इक्वल टू 5 times 5 by 4 times kq by r, ये आंसर हो गया सी के पोटेंशियल के लिए। तो
इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जब दो बॉडीज को कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह से जब बी और सी को कनेक्ट किया जाएगा, जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, शेल बी एंड सी आर कनेक्टेड। तो जब बी और सी को कनेक्ट किया जाएगा तो हर शेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पता करने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी वैसे ही करेंगे। बी और सी को कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको। ए पर चार्ज दिए थे हम लोग 2q, बी पर चार्ज दिया गया था q और सी पर 2q। बी और सी को आपस में कनेक्ट कर दिए। चलिए, अब जब बी और सी को कनेक्ट किया जाएगा तो बी और सी के चार्जेस आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बराबर हो जाए। चलिए, तो बी का पोटेंशियल कुछ q मान लेते हैं और बी और सी का मिला के चार्ज 3q था, इसलिए अगर B पर Q है तो C पर जरूर 3Q माइनस Q इतना चार्ज होना चाहिए। A को किसी से कनेक्ट नहीं किए हैं तो A पर जितना चार्ज पहले हुआ करता था अभी भी उतना ही रहेगा, 2Q ही रहेगा, है ना। फिर अब B का पोटेंशियल लिखा जाएगा VB और C का पोटेंशियल लिखा जाएगा और दोनों को इक्वेट किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। B का पोटेंशियल जो लिखेंगे वो सारे चार्जेस की वजह से मिला के लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे। इसी तरह से सी का पोटेंशियल भी सारे चार्जेस की वजह से लिखेंगे और दोनों को इक्वेट किया जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बी का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं सबसे पहले ए की वजह से, तो ए के लिए तो बी बाहर का पॉइंट है, इसलिए पोटेंशियल कितना हो गया, के इंटू 2q चार्ज है ए का, अपॉन ए के सेंटर से बी का दूरी 2r, प्लस अपने खुद की वजह से लिखा जाए तो k इंटू स्मॉल क्यू माने उस पर चार्ज b पर, k क्यू बाई उसका रेडियस है 2r, प्लस सबसे बाहर वाले चार्ज की वजह से लिखा जाए तो k इंटू 3q माइनस क्यू अपॉन बाहर वाले चार्ज की वजह से b पर, मतलब अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के जितना 4r, है ना। ये तो लिखा गया vb। अब bc लिखने जा रहे हैं और दोनों को इक्वेट किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू सी का पोटेंशियल। सबसे पहले ए की वजह से सी का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, तो ए पर चार्ज है 2q तो k इंटू 2q हुआ, अपॉन 4r लिख रहे हैं देखो बाहर के पॉइंट के लिए, प्लस b की वजह से लिखा जाए kq अपॉन 4r, b के लिए भी ये बाहर का पॉइंट है, और प्लस c का तो सरफेस ही है, k इंटू 3q माइनस q अपॉन 4r, है ना। तो ये VB इज इक्वल टू VC लिखे हैं और अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो पहले तो कॉमन वाला टर्म हटा लेते हैं, तो ये वाला जो है ये दोनों तरफ है, इसको तो हटा ही लिया जाए। बाकी सब में से k/r भी हटा लेंगे और अब सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहला टर्म हो गया kq/r प्लस kq/2r इज इक्वल टू, राइट साइड में हो गया kq/2r ये वाला टर्म और प्लस k स्मॉल q/4r। अब सब तरफ से देखो k/r हटा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया कैपिटल Q यहां पर है और राइट साइड में कैपिटल Q/2 है, तो लेफ्ट साइड में कैपिटल Q/2 बचा, इज इक्वल टू राइट साइड में यहां पर Q/4 है और लेफ्ट साइड में यहां पर Q/2 है, माइनस होगा तो माइनस Q/4, है ना। तो ऐसा कुछ आया, तो यहां पर स्मॉल q का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 2q, 4 को ऊपर ले गए, माइनस 2q। चलिए, तो फाइनली चार्जेस किस पे कितना है यहां पर लिख दिया जाए। अंदर वाले पे तो 2q था ही, b पर स्मॉल q माने थे और आया है कितना
माइनस 2Q। C पर 3Q माइनस Q माने थे और स्मॉल q का वैल्यू है -2Q, तो ये हो गया 3Q माइनस ऑफ -2Q, दैट इज 5Q, है ना। तो ये सबके चार्जेस लिख दिया, पोटेंशियल लिख दिया जाए सबका। फाइनली पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल ऑफ ए विल बी अपने खुद के चार्ज की वजह से K2Q/R, बी के चार्ज की वजह से K -2Q/2R, सी की चार्ज की वजह से K 5Q/4R, है ना। इसी तरह से बी का पोटेंशियल लिखेंगे तो ए की वजह से K 2Q/2R, बी के खुद के वजह से K -2Q/2R, और सी की वजह से लिखेंगे तो K 5Q/4R। और सी का पोटेंशियल लिखा जाएगा तो अंदर वाले चार्ज की वजह से, ए के चार्ज की वजह से लिखें पहले K 2Q/4R प्लस बी के चार्ज की वजह से K -2Q/4R, और अपने चार्ज की वजह से K × 5Q/4R। तो ये तीनों के पोटेंशियल्स हो गए, ये आंसर्स हो गए, है ना।